Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अभी तक सो फार हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना पढ़ा था, हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल पढ़े थे और अपने टाइम में रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी फेमस मॉडल में से एक था। इस मॉडल को कंपेयर किया जाता है, कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलियर है या सिमिलियर था हमारे सोलर सिस्टम से। कैसे? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में, और उन सर्कुलर पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। जैसे कि सेम वे में सन सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम के और एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, मुझे पता है कि हाँ वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से होता है, बट अभी के लिए फिलहाल हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि वहां पे क्या होता है, सन के चारों तरफ भी प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं। तो इन्होंने कंपेयर किया, इन्होंने एक तरीके से ये कहा कि ये थोड़ा बहुत एनालॉगस है, सिमिलियर है। कैसे? रदरफोर्ड मॉडल जिस प्रकार एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिमिलरली सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो देखिए क्या है, प्लैनेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मैसिव भी होते हैं, उनका बहुत ज्यादा मास होता है, ठीक है। बट इफ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और साथ ही साथ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। साइज तो छोटा है ही है, साथ में चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। बट अगर हम बात करें प्लैनेट्स की तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा इनका मास होता है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस है उस पे पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहेगा। और उस कोलम्बिक फोर्स को हमने कहा कि वो कोलम्बिक फोर्स बराबर होती है K इज इक्वल टू Q1 इंटू में, सॉरी K इंटू में Q1 इंटू में K2 अपॉन में R स्क्वायर। K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, Q1 एंड Q2 जो है वो हमारे क्या है, चार्जेस हैं, एंड R इज द सेपरेशन, डिस्टेंस सेपरेशन, ठीक है। तो अब देखिए, रदरफोर्ड ने इतनी सी बात कही कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले घूम रहे हैं बड़े मजे से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जब भी कोई मॉडल आता है, जब भी कोई थ्योरी आती है, तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले बहुत लोग जो है वो मिलते हैं। इन द सेम वे रदरफोर्ड के साथ भी यही हुआ। एक साइंटिस्ट थे बहुत ही फेमस जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे, क्लासिकल मैकेनिक साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे एक बात पूछी और उन्होंने इस चीज को प्रूफ भी किया था। क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है, उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड, ठीक है, किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। हर बार जब वो घूमेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी वो घूमेगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उन्होंने, क्लार्क मैक्सवेल ने पूछा इस चीज को, उन्होंने तो देखो प्रूफ कर दिया, बट उन्हीं के कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड पे लगाया गया और कहा कि भाई अगर सच में ऐसा होता है कि भाई कोई भी चार स्पीशीज जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में या किसी भी फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर घूम रही है तो वो एनर्जी एमिट करनी चाहिए उसको।
तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो है ना इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या वो अपने हर रोटेशन पर एनर्जी को एमिट कर रहा है? अब देखो इलेक्ट्रॉन की भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, हर बार घूमते घूमते अगर वो एनर्जी अपनी एमिट करता रहेगा तो वो खुद की एनर्जी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को बाहर निकाले जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए हर बार घूमते वो इस स्पाइरल पाथ से न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए। भाई न्यूक्लियस तो कर ही रहा है उसको अट्रैक्ट, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन में तो कोई कमी आ नहीं रही, पर हर बार जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो एनर्जी अपनी बाहर निकाल रहा है, अगर ऐसा सच में होता है ये चीज, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी हर रोटेशन पे हर बार घूमेगा तो एनर्जी निकालेगा। तो इसके बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अट्रैक्ट होते होते कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। और अगर हम कैलकुलेशन कर देखें तो टाइम इतना लगना चाहिए 10⁻⁻⁸ सेकेंड, इतने सेकेंड्स में तो सब हो जाना चाहिए, खत्म, स्टोरी फिनिश, दी एंड। बट क्या ये होता है? आप मुझे बताइए। द आंसर इज नो। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम के एनर्जी एमिट करके न्यूक्लियस में फॉल करने लग गया तो भाई हर चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा सब कुछ। तो रदरफोर्ड से क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि भाई तू बता क्या हो रहा है ऐसा। अगर क्लार्क मैक्सवेल ने कहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल भाई किसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर रहा है? What is the reason behind it? तो रदरफोर्ड इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थ थे, ठीक है, वो फेल हो गए, वो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक रदरफोर्ड की लिमिटेशन में गिना जाता है ये क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए रिवॉल्व करते टाइम न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिरता, और रदरफोर्ड इस चीज का आंसर नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो ये तो पहली लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि कैसे कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल रह सकता है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने इससे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आपको मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों बताए थे, और हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम का तो स्पेक्ट्रा भी पढ़ा था कि भाई लाइमन बामर ऐसे हमें सीरीज मिलती है। फिर मैंने आपको कहा भी था कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उनमें भी इस तरीके का स्पेक्ट्रम आता है। हम लोगों ने 5 सीरीज जो थी वो पढ़ा था ना, लाइमर, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पुफंट। तो हम सब ने ये 5 सीरीज पढ़ी हुई हैं। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि भाई जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों आता है, अगर सच में कोई चीज इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भाई रिलीज करता जा रहा है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट हमें तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। किस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हाइड्रोजन की आ रही है। अगर आप देखो हाइड्रोजन का बैंड देखो तो हमें इस तरीके से जो है कलर बैंड्स मिलते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो पिछला वीडियो लेक्चर जाके देखिए आप लोग प्लेलिस्ट में, तो आपको पता चलेगा, मैंने वहां पे बता भी रखा है। ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये कैसे आ रही हैं, क्या इनका वजूद है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कब कॉन्टिन्यूअस आ रही हैं, कब डिसकॉन्टिन्यूअस आ रही हैं, या फिर अगर एनर्जी ये एमिट कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आना चाहिए, बट फिर भी वो कॉन्टिन्यूअस ना आके डिसकॉन्टिन्यूअस आता है। तो बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ये कुछ बातें थी, कुछ लिमिटेशन थी जिसका रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, डिफेंड नहीं कर पाए कि हाँ भाई दिस इज द रीजन, ऐसा ये इसलिए हो रहा है। तो डिफेंड नहीं कर पाए तो वो उनके मॉडल की कमियों में गिना जाने लगा, और फिर उसको ओवरकम किया किसने, बोहर मॉडल ऑफ एटम ने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो देखिए बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो साइंटिस्ट नील्स बोहर ने दिया था, जो कि एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने मॉडल कब दिया था, 1913 में।
तो इन्होंने कुछ बहुत ही खास बातें बताई थी जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में एक छोटा हैवी पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है सेंटर में, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो किससे सराउंडेड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स से, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम revolve around the nucleus only in certain selected circular paths। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है छोटा सा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ एक फिक्स सेलेक्टेड क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस, उसका रेडियस की जो वैल्यू है वो फिक्स है। मतलब कि न्यूक्लियस का यहां, न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक के ऑर्बिट का क्या डिस्टेंस है, फिक्स है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है। उसका जो रेडियस है वो फिक्स है। और इन पाथ को कहा गया ऑर्बिट्स। इन पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में जो पहली शेल है उसमें n की वैल्यू होती है 1, जिसको हम बोलते हैं k शेल। सेकेंड शेल जो है उसमें होती है n की वैल्यू 2, जिसे हम क्या बोलते हैं, l शेल। थर्ड शेल KLM शेल कहलाती है, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है 3। ऐसे करके सो ऑन वो चलता रहता है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। तो पहली पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा कि भाई सेंटर में छोटा सा पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पर वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनकी रेडियस की वैल्यू फिक्स होती है। इन पाथ को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं और इन पाथ को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इन्होंने क्या कहा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। उन्होंने क्या कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक, ऑर्बिट में अगर वो है तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ। उन्होंने क्या कहा कि जो उसकी एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती अगर वो सेम ऑर्बिट में ही घूमे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिटेड थे, अलाउड थे, in which angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi। सबसे पहले तो जिन्हें नहीं पता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा वो आपका प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारा क्या होता है, बताइए, वो हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन में r, ठीक है। r से r कट जाता है और ये आपके पास क्या आ जाता है, mvr। तो उन्होंने कहा कि जब हम एनर्जी की जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वो हमारा होल नंबर मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का।
NH/2 होल नंबर मल्टीपल। n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या होगा एंगुलर मोमेंटम H/2 n की वैल्यू 2 हो सकती है तो ये क्या होगा 2H/2 2 से 2 कट जाएगा H/π आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो सकता है 3H/2 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी पहली शेल है उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, पहली शेल की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, इधर लिख देते हैं H/2 जो हमारा सेकेंड ऑर्बिट है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है H/π। जो थर्ड हमारा शेल है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है 3H/2 एंड सो ऑन, फोर्थ की, फिफ्थ की। ठीक है, तो उन्होंने कहा सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउ होते हैं जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2 के बराबर होती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं समझाती हूँ क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लो अगर अभी तक किसी ने किया नहीं है तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रही है वो तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है और ये आपकी सेकेंड शेल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल और इसको बाहर वाले को बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन मजे से इस ऑर्बिट में घूम रहा है और जब तक वो टाइम के साथ साथ घूम रहा है उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बट इसकी एनर्जी अलग है और इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन को इसकी मान लीजिए एनर्जी है E1 और इसकी एनर्जी है E2, अलग अलग है, हाई एनर्जी का है वो। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में जाना है, ऑर्बिट में जाना है, ये क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके जंप मार के हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा। अगर मान लीजिए ऐसे है कि आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो वहां से यहां आए, हायर एनर्जी लेवल से कहां पे आए, लो में आए। तो ज्यादा से अगर कम में आएगा तो वो क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा और जैसे मान लो इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी है 10 और यहाँ के लिए चाहिए 6, तो क्या करेगा 4 जूल की जो एनर्जी है या किलो जूल की जो एनर्जी है वो बाहर निकालेगा और 6 अपनी एनर्जी करके कहाँ आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब तक नहीं चेंज होगी जब तक वो अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, बट अगर वो लो से हाई में जा रहा है या फिर हाई से लो में आ रहा है तभी एनर्जी या तो एमिट करता है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो रदरफोर्ड से पूछा गया था कि भैया बताओ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो जब वो मूव करता है, रोटेट करता है, वो एनर्जी क्यों नहीं एमिट कर रहा। बोहर ने क्या कहा कि जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हाँ अगर वो अपनी एनर्जी लेवल से लो से अगर हाई में जा रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर हाई से लो में आ रहा है एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा। पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन तभी होगा जब वो अपना ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल को चेंज करेगा। अगर एनर्जी लेवल चेंज नहीं कर रहा है तो अगर एनर्जी लेवल चेंज नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर है। अब जो ये हमारे ऑर्बिट्स हैं इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते हैं। स्टेशनरी एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है,
हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब एनर्जी इसकी भी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है। यहां रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, यहां रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो हर ऑर्बिट की अपनी खुद की एनर्जी होती है फिक्स।